प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन उर्फ सैन्य विज्ञान की प्रासंगिकता एवं महत्व। वर्तमान समय जो युग चल रहा है आप सब लोग जानते हैं, परमाणु युग है, जहां पर गैर पारंपरिक हथियारों की भरमार है और धरती पे इतने सारे परमाणु बम मौजूद हैं, इतने सारे परमाणु हथियार मौजूद हैं, यहाँ तक कि परमाणु हथियारों के साथ इतने सारे गैर पारंपरिक हथियार, जिसमें गैर पारंपरिक हथियारों में होते हैं ए बी एंड सी अर्थात एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल, परमाणु, रासायनिक और जीवाणु या जैविक। इतने सारे हथियार मौजूद हैं, इतने सारे परमाणु बम मौजूद हैं, जबकि सभी राष्ट्रों के पास अभी भी परमाणु बम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर इनका प्रयोग हुआ तो ऐसी ही धरती को लगभग जो है 50 से 60 बार समाप्त किया जा सकता है। तो आज के समय में इतने बड़े भारी हथियारों के होते हुए सैन्य विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रश्न चिन्ह काहे लग जाता है? भाई, परमाणु बम जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर तो संपूर्ण मानव जाति ही समाप्त हो जाएगी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि आज के समय में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो ना तो किसी की विजय होगी ना पराजय होगी, बल्कि संपूर्ण विनाश होगा। ठीक है, तो आज के समय में जहाँ पर परमाणु युद्ध जब तक नहीं होता तब तक हमारे सैन्य विज्ञान की प्रासंगिकता तो बनी हुई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वर्तमान परमाणु युग के समय जहां संपूर्ण प्रशिक्षित सेनाएं, पारंपरिक हथियार, युद्ध यंत्र, जिसमें तोप, टैंक, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, यहाँ तक कि राइफलें आ जाती हैं जो कि पारंपरिक हैं। ठीक है, और प्रशिक्षण अर्थात सेनाओं का प्रशिक्षण, स्ट्रेटजी या युद्ध नीति जिसे हम लोग कहते हैं, समरतंत्र, युद्ध कला आदि सभी परमाणु बम के सामने लाचार बन चुके हैं। बात तो सही है। कोई भी प्रशिक्षण, कोई भी छोटे हथियार उस समय तक उनका जो है अस्तित्व रहता है जब तक कि बराबरी का टक्कर हो। ठीक, क्योंकि बराबरी के मुकाबले में या पारंपरिक हथियारों में उतना बड़ा विनाश नहीं होता जितना कि आज के समय में परमाणु हथियारों से विनाश होने की संभावना है। जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हम लोग देख चुके हैं, वहाँ पर भारी मात्रा में, जबकि बम छोटे थे, बहुत छोटे थे आज के मुकाबले में, लेकिन विनाश कितना हुआ। और आज तो इतना बम बना है, इतने बड़े बड़े बम बन गए हैं कि एक ही बम एक राष्ट्र को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। मीडियम स्तर का या छोटा राष्ट्र अगर हो तो एक ही बम उसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए, यदि परमाणु युद्ध प्रारंभ हो गया तो रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन जब तक मानव अस्तित्व धरती पर बना हुआ है तब तक सैन्य विज्ञान हमारा प्रासंगिक है, इसलिए कि ये सैन्य विज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही उससे बनाई गई या उसमें जोड़े गए विषयों के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा, भयादोहन, रक्षा एवं सुरक्षा आदि विषय, रक्षा अर्थशास्त्र, रक्षा मनोविज्ञान, ये सब विषय इसमें इस तरह जोड़ दिए गए हैं कि संभवतः जो है रक्षा और सुरक्षा के लिए ये आवश्यक बने हुए हैं। ठीक है, तो आज जब तक मानव अस्तित्व धरती पर बना हुआ है तब तक रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन हमारा विषय जो है ये प्रासंगिक है। और हाँ, अगर परमाणु बम एक तरफ से भारी मात्रा में अगर परमाणु बमों का प्रयोग होना शुरू हो गया तो सीधी सी बात है कि हमारा सब्जेक्ट जो है, हमारा ये विषय जो है ये अप्रासंगिक मान लिया जाएगा। हम लोग तब तक सुरक्षित हैं, तब तक हमारा विषय प्रासंगिक है जब तक कि हम लोग युद्ध की भयंकरता और वर्तमान युद्धों को रोकने के लिए प्रयासरत हैं और वर्तमान युद्ध रुके हुए हैं। रोकने में हम जब तक सफल हैं तब तक हमारा विषय ये प्रासंगिक है। ठीक, चलिए, यही वजह है कि आज अगर कहीं पर छोटा सा भी युद्ध होता है तो ये युद्ध बढ़ते बढ़ते परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, सभी महाशक्तियां या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको रोकने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। खास करके उन परिस्थितियों में तो ज़्यादा बेचैन हो जाता है जब युद्धरत राष्ट्रों के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार हों। ठीक है, चलिए, क्योंकि सुरक्षा एवं रक्षा तथा भयादोहन संबंधी अध्याय हमारे विषय में जुड़ चुके हैं, इससे जो है परमाणु युद्ध की संभावना तो कम ही है। क्योंकि परमाणु युद्ध की स्थिति आज वही है कि अगर एक राष्ट्र किसी दूसरे पे, जैसे कहते हैं ना, एक बोतल में बंद दो बिच्छू, जिसे कहते हैं पारस्परिक विनाश का भय, पारस्परिक विनाश के भय ने ही परमाणु युद्ध को रोक रखा है। ठीक है,
क्योंकि परमाणु बम का प्रयोग करने वाला या परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को ये चीज़ मालूम है कि अगर हम किसी अन्य अपने शत्रुओं पर परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे तो उसका भी विनाश होगा और हम भी बचने वाले नहीं हैं, अर्थात हमारा भी विनाश होना निश्चित है। ठीक है, चलिए। और वर्तमान समय में हमारा यह विषय इस प्रकार उसकी प्रासंगिकता को हम इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे ये हमारा विषय निम्न क्षेत्रों में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ठीक है, देखिए प्रमुख पॉइंट के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे ये है पहला पॉइंट है राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करना। अब देखा जाए तो देश के प्रति एक प्रकार से सैन्य विज्ञान में ऐसे सारे कर्तव्य हैं जो कि एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध कराता है और मातृभूमि की रक्षा एवं राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा को देने वाला ये हमारा ये सब्जेक्ट है। क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा, क्योंकि कल या तो उसको राष्ट्र को चलाना है, राष्ट्र में उसका योगदान जरूर होगा, चाहे राष्ट्र के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या फिर किसानों के रूप में ही हो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अगर निहायत जो है अगर आक्रमण अगर नहीं है तो राष्ट्र में उसका योगदान जरूर होता है, चाहे वो प्राइवेट सर्विस करने के बाद ही कहीं क्षेत्र में सेवा दे रहा हो। ठीक है, चलिए। दूसरा है कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। हमारा सैन्य विज्ञान जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये सब जो जुड़े हुए हैं, ये एक राष्ट्र को नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे युद्ध एवं राष्ट्र संचालन की प्रक्रिया हो गई, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों के बारे में, पड़ोसियों के साथ किस तरह व्यवहार रखना चाहिए जिससे हम अपने पड़ोसियों के साथ ढंग से रहें। ऐसा ना हो कि पड़ोसियों के साथ व्यवहार हमारा खराब रहे जब देखिए युद्धरत ही रहिए। युद्ध में चूँकि भारी मात्रा में धन व्यय होता है, इसलिए जो भी प्रयास किया जाए इसलिए राजनीति आज के समय में प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो कि राष्ट्रीय और सुरक्षा के प्रति प्रेरित करती है, वो भी हमारे सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। हमारा ये सब्जेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द जुड़ा होने के कारण हमारे सब्जेक्ट में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्रदान करता है, जिसमें आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा। आंतरिक का मतलब राष्ट्र के अंदर बहुत सारी जो गतिविधियां चल रही हैं, राष्ट्र के अंदर विद्रोह ना होने पाए, नक्सली गतिविधियां जो है ना चलने पाए, और भी राष्ट्र में कोई राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय न होने पाए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमारा सब्जेक्ट ये कराता है। और बाह्य सुरक्षा बाहरी राष्ट्रों से या पड़ोसी राष्ट्रों से सुरक्षा प्रदान करता है। पड़ोसी एवं अन्य शत्रुओं से सुरक्षा, अपने हर प्रकार के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने संबंधी ज्ञान। आजकल हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय हितों का टकराव जहां हुआ वहीं पर युद्ध हुआ। ठीक है, अब प्रयास इसमें यह किया जाता है कि बिना युद्ध के ही हम अपने राष्ट्रीय हथियारों को राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मनोबल को बनाए रखना। अब देखा जाए तो युद्ध के समय में चूँकि दोनों का मनोबल होना उच्च चाहिए, नागरिकों का भी और सैनिकों का भी। ऐसी स्थिति में हमारा राष्ट्र जो है नागरिकों को भी, क्योंकि अगर युद्धरत राष्ट्र हुआ तो ना तो नागरिकों का महत्व कम होता है ना ही सैनिकों का, और सैनिकों के महत्व से कम महत्व हमारे नागरिकों का नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पर हमारी सेना, हमारे देश के जवान बॉर्डर पर युद्ध करते हैं, वहीं पर हमारे नागरिक अंदर से हमारे उन जवानों को बल प्रदान करते हैं। क्योंकि हथियारों का निर्माण, युद्ध यंत्रों का निर्माण हमारे यहाँ के नागरिक फैक्ट्रियों में करते हैं। किसान खेतों में अन्न उत्पादित करता है। मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग जो होता है वो युद्ध यंत्रों का निर्माण करता है, और इंजीनियरिंग वर्ग टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे नए नए युद्ध यंत्रों की खोज करते हैं। ठीक है, चलिए। नागरिकों के मनोबल को राष्ट्र के विकास हेतु उच्च बनाना और सैन्य मनोबल को बढ़ाने के तरीकों से अवगत कराना। ठीक, अगला है शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। बस वही चीज़ है, राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी हमारा ये सब्जेक्ट प्रदान करता है, जिससे हर प्रकार से हम प्रयास करते हैं कि बिना युद्ध किए हम शांति से अपने देश में रह सकें, अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, चलिए। अगला है युद्धों के रोकथाम में प्रयोग। युद्धों के रोकथाम में प्रयोग
जैसा कि माना जाता है विदेश नीति सफल तभी होती है जब दो राष्ट्रों के बीच युद्धों से बचा जाए। और हमारी विदेश नीति, विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सारी जानकारी हमको देती है कि युद्ध से लाभ, युद्ध से हम कैसे बचें और युद्ध से क्या लाभ होना है, क्या हानि होनी है। जब युद्ध से लाभ और हानियों के बारे में राष्ट्र सोचेगा तो संभवतः वह युद्ध से दूर भागेगा। वर्तमान समय में परमाणु युद्ध के कगार पर महाशक्तियाँ पहुँची जरूर, लेकिन परमाणु युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मालूम था कि दोनों का विनाश निश्चित है, इसीलिए परमाणु युद्ध नहीं हुआ। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे युद्ध से लाभ एवं हानियों से जब तक अवगत नहीं होंगे तब तक युद्ध से बचने का प्रयास नहीं करेंगे। अर्थात जब अवगत होंगे युद्ध से लाभ हानि, तभी हम जो है हानियों को दृष्टि में रखते हुए हम युद्ध से बचने का प्रयास करेंगे। और युद्ध के रोकने के सभी तरीकों से हमारा यह विषय अवगत कराता है। अगला है शक्ति संतुलन को बनाए रखने में भूमिका। राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारा बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं। शक्ति संतुलन हो गया, सामूहिक सुरक्षा हो गया, सामूहिक रक्षा हो गया, रक्षा एवं विकास हो गया। तो फिर में एक है शक्ति संतुलन। ये उस समय कारगर होता है जब दो राष्ट्र युद्धरत हैं और दोनों के बीच में एक राष्ट्र कमज़ोर है। तो जैसा कि कौटिल्य ने भी बताया है कि एक कमज़ोर राष्ट्र अपने किसी पड़ोसी राजा से मित्रता करके अपने राज्य की रक्षा करे। जैसे भारत सोवियत संघ से मित्रता करके अपनी रक्षा करता रहा और पाकिस्तान चाइना से बढ़िया मित्रता करके अपनी रक्षा करता रहा, यहाँ तक कि भारत को धमकी भी देता रहता है। तो कहने का मतलब वही है, जब शक्ति का संतुलन जब बिगड़ता है तभी युद्ध होता है। विश्व में बहुत से उदाहरण है, युद्ध वहीं हुए हैं जहाँ पर शक्ति का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसी स्थिति में अब इसमें हमको पढ़ना, देखिए ये सब्जेक्ट हमारा किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करता है। युद्ध को रोकने में सैन्य संगठनों को बनाना, रोकने के लिए जैसा कि नाटो और वार्सा अपने युद्धों को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। शक्ति या संतुलन से ही युद्ध होते हैं और संतुलन बनाने के तरीकों का हम लोग अध्ययन करते हैं रक्षा और सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा वाले हमारे पेपर में या सब्जेक्ट में, क्योंकि इन सब्जेक्टों को जोड़ दिया गया है। अगला है यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति। यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति, इसमें देखा जाए तो वर्तमान समय में क्योंकि यौद्धिक आवश्यकताएं असीमित हैं, यहाँ तक कि युद्ध हथियार महंगे हैं, और वर्तमान समय में हमारा ये विषय इस चीज़ की जानकारी प्रदान करता है कि युद्ध की आवश्यकताओं को हम किन किन स्तर से पूर्ण कर सकते हैं, चाहे वो हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ोसी राष्ट्रों से मित्रता करना हो, या अन्य क्षेत्रों में पड़ोसियों से मदद लेना हो, या सैन्य टेक्नोलॉजी। क्योंकि वर्तमान युद्ध की आवश्यकताएं असीमित हैं, हमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने मित्र राष्ट्रों से किस तरह मदद लेना है, हथियारों की आपूर्ति करनी है, या टेक्नोलॉजी लेना है, या अन्य कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो उसको पूर्ण कराना है। ठीक है। और यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विभिन्न तरीकों का भी ज्ञान ये हमारा सब्जेक्ट कराता है। अगला है वर्तमान गैर पारंपरिक हथियारों से सुरक्षा प्रदान करना। गैर पारंपरिक हथियार और पारंपरिक हथियार। पारंपरिक हथियार वो हथियार होते हैं जो कि परंपराओं में प्रचलन हो, जिनका प्रयोग हर राष्ट्र करें। संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के पास जिस प्रकार के हथियार हों वही हथियार हमारे हैं पारंपरिक हथियार। और गैर पारंपरिक हथियार वे हथियार हैं जो मात्र कुछ ही राष्ट्रों के पास हों। जैसे गैर पारंपरिक हथियारों में तो जैसे हो गया राइफलें हो गई, बंदूकें हो गई, तोप, टैंक, ये सब हो गई, ये पारंपरिक हैं। ठीक है। गैर पारंपरिक वही हैं जैसे परमाणु बम हो गया, क्योंकि हर राष्ट्रों के पास परमाणु बम नहीं है। केमिकल वेपन हो गया, रासायनिक हथियार हो गया, बायोलॉजिकल हथियार हो गया, क्योंकि सबके पास ये हथियार नहीं है। ठीक है। तो वर्तमान गैर पारंपरिक हथियार, और यही ज़्यादा विनाशकारी भी हैं, तो वर्तमान समय में ये हमारा सब्जेक्ट प्रदान करता है। जैसे परमाणु हथियारों के प्रयोग से लाभ और हानि की जानकारी देता है, तभी हम लोग परमाणु हथियारों से बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण हम लोग पेश करते हैं। ठीक है। और भयादोहन, एक राष्ट्र जो अपने विनाश का भय होगा तो उन राष्ट्रों में युद्ध नहीं होगा। इसी कारण से अभी तक परमाणु युद्ध नहीं हुआ है। अगला है असैन्य मोर्चों को महत्व प्रदान करना। ठीक है। असैन्य मोर्चे या नागरिक मोर्चे जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि वर्तमान युद्धों में
सैनिकों के मुकाबले नागरिकों का महत्व कम नहीं है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक, क्योंकि सप्लाई का कार्य, बॉर्डर पर सैनिक तो लड़ता है लेकिन पीछे से सप्लाई का कार्य, युद्ध यंत्रों का निर्माण कार्य, गोला बारूद का निर्माण और सप्लाई, ये सारा कार्य हमारे नागरिक ही करते हैं, अर्थात असैनिक व्यक्ति ही करता है। ठीक है, वर्तमान युद्धों में असैनिक मोर्चों का महत्व सैनिकों से कम नहीं है। और यंत्रों एवं उनकी आपूर्ति, युद्ध यंत्र हो, चाहे राइफलें हों, चाहे हथियार हों, चाहे गोला बारूद हों, सबकी आपूर्ति वही करते हैं, क्योंकि इनके अभाव में युद्ध का संचालन संभव नहीं है। अगर सैनिक भले बॉर्डर पर लड़ रहे हों, अगर उनके पास अगर हम हथियारों, गोला बारूदों की सप्लाई ना करें तो बेचारे लड़ेंगे कितनी देर तक। ठीक है, असैन्य मोर्चों के अभाव में युद्ध संभव भी नहीं है, क्योंकि आज का युद्ध बॉर्डर पे कहीं भी ज़्यादा कारखानों में लड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। बहुत लंबा वीडियो बना देंगे तो आप लोग सुनने में उबने लगेंगे, इसलिए वीडियो का आकार छोटा ही रखिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।